आगे थ्योरम 11.2 जो है, इसमें आप और क्या कर सकते हैं? आप दोनों बेसिस को यूज करके क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें आपने इनको वेक्टर्स तो समझना है, लेकिन वेक्टर्स के साथ साथ बेसिस भी हैं ये वेक्टर स्पेस भी। इसी तरह फाई 1 से फाई n तक जो है ये वी स्टैरिक की बेसिस है, और ये बेसिस होने के साथ साथ फंक्शनल्स भी हैं, लीनियर फंक्शनल्स। तो एक तरफ आपके पास वेक्टर्स हैं, दूसरी तरफ लीनियर फंक्शनल्स हैं। तो बेसिस को और लीनियर फंक्शनल्स को यूज करके वेक्टर स्पेस के किसी एलिमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं? अब देखें, कोई एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का, वो इस यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि यू किसका एलिमेंट था? वी का, लेकिन यू की लीनियर कॉम्बिनेशन में वी स्टैरिक के एलिमेंट यूज हो रहे हैं, फंक्शनल्स यूज हो रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अगर आप u की जगह पे कोई और भी वेक्टर यूज करते हैं तो वो भी इसी लीनियर कॉम्बिनेशन में आ सकता है। मतलब फाई वन के साथ क्या आ गया? u, मतलब फाई 1 को u पे अप्लाई किया और v1 आ गया प्लस। असल में आप खुद सोचें, देखें जो फाई 1 है, ठीक है, जो फाई 1 है वो बजाते खुद क्या है? एक फंक्शनल होने के साथ साथ एक फील्ड का एलिमेंट है। ये बात कौन कौन नहीं मानता, वो भी बोल सकता है आप में से, या जो मानते हैं वो भी मुझे बता दें कि क्या सारे स्टूडेंट ये मानते हैं कि फाई 1 की यही वैल्यू होगी ना, फंक्शनल जो होगा। जी, अहमद रजा बताएं। जी ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आपने किसी वेक्टर की जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाई थी, जैसे कोई वेक्टर u है, असल में वो ऐसे होता है ना, a1 v1, ये बेसिस का एलिमेंट, फिर कोई स्केलर, फिर कोई स्केलर, फिर बेसिस का एलिमेंट, फिर कोई स्केलर, फिर बेसिस का एलिमेंट, और फिर कोई स्केलर और फिर बेसिस का एलिमेंट। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये असल में स्केलर्स हैं, मतलब ये बिलोंग करते हैं के में से। ये A2 भी बिलोंग करता है फील्ड में से, A3 भी बिलोंग करता है फील्ड में से। तो ये सारे जो कोफिशिएंट्स हैं असल में ये बेसिस के ही एलिमेंट्स हैं। तो क्या अगर, वैसे तो ये प्रूव हो चुका है, ठीक है, इसका प्रूफ भी ये 11.4 जो प्रॉब्लम है ना इसी बुक की, उसमें इस थ्योरम 11.2 का प्रूफ आपको मिल जाएगा। कहने का ये मकसद है कि A1 की जगह पे जो खास एलिमेंट k का यूज हो रहा है ना, वो कोई फंक्शनल है, कोई फंक्शनल फाई है, फाई 1 ऑफ u जिसको आप कह रहे हैं। तो देखें उसमें u ही यूज हो रहा है, वेक्टर u ही। असल में फाई 1 ऑफ u चला जाएगा k में से, तो बात वही है, स्केलर, ये भी कोई स्केलर है, साथ वेक्टर, फिर प्लस, फिर कोई स्केलर, फिर कोई वेक्टर v2, ठीक है। और ये इस तरह से चलता जाएगा, फाई n ऑफ u और साथ कोई वेक्टर। तो ये u की यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, u इस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। इसी तरह जो देखें, दो थ्योरम के ना दो पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट में v का एलिमेंट है, दूसरे पॉइंट में v स्टेरिक का एलिमेंट। पहले पॉइंट में v का एलिमेंट है, v के एलिमेंट के लिए फंक्शन के अंदर वही एलिमेंट आपने पुट किया u, और साथ v की बेसिस के आ रहे हैं ना v1 v2। और दूसरे पॉइंट में डुअल स्पेस का एक एलिमेंट है, और डुअल स्पेस का एलिमेंट जो है उसमें कौन पुट हो रहा है? डुअल स्पेस के एलिमेंट में हर बार उस वेक्टर स्पेस की बेसिस के एलिमेंट्स पुट हो रहे हैं। जैसे ये उसी एलिमेंट में v1 पुट हो गया, उसी एलिमेंट में v2 पुट हो गया,
उसी एलिमेंट में v3 पुट हो गया और चलते चलते vn पुट हो गया। ठीक है, बाकी चेंज ऑफ बेसिस हमने पहले पढ़ा नहीं, तो इसलिए चेंज ऑफ बेसिस को भी आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं इस प्रिपरेशन में। ठीक हो गया। तो ये जो दो एक्सप्रेशंस है ना, डुअल स्पेस का जो रिलेशन है, उसकी डुअल स्पेस की बेसिस का और वेक्टर स्पेस की बेसिस का आपस में जो रिलेशन है, 11.2 थ्योरम उनके रिलेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। और उसके बाद सेकंड डुअल स्पेस क्या होती है? सेकंड डुअल स्पेस देखें, कह रहा है एवरी वेक्टर स्पेस V हैज अ डुअल स्पेस V स्टैटिक। जबकि V स्टैटिक में क्या था? V स्टैटिक consists of all the linear functionals, ठीक है, on V। अब वो कह रहा है thus V static has a dual space। अब V static की भी एक dual space है जिसको V डबल स्टैटिक कहते हैं। तो अब ये चेन देखे ना, चेन, ये वाला चेन जो है ये बड़ा होता जा रहा है। पहले वेक्टर स्पेस थी, फिर उसकी डुअल स्पेस आई, फिर जो डुअल स्पेस थी उसकी भी एक डुअल स्पेस है जिसको V डबल स्टैटिक आप बोल रहे हैं, जिसको सेकंड डुअल बोलते हैं V का। ठीक है, V डबल स्टैटिक को V स्टैटिक का तो डुअल बोलते हैं, लेकिन V का सेकंड डुअल बोलते हैं, which consist of all the linear functionals on V। मतलब के कोई G1 है, ठीक है, V स्टैटिक से लेके K तक, फिर कोई G2 है, V स्टैटिक से लेके K तक, इसी तरह ये चलता ही जा रहा है। जितने भी G1, G2, G3 ऐसे फंक्शन जो V स्टैटिक से K तक हैं। अब देखें, G1 कैसा फंक्शन है? G1 एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन में एक ऐसा सेट पड़ा हुआ है जिसके अंदर भी फंक्शनल्स हैं। बात समझ आ रही है ना सबको? V स्टैटिक में क्या था? सारे लीनियर फंक्शनल थे V से K तक। और एक नया सेट जो आपने बनाया V डबल स्टैटिक। अब V डबल स्टैटिक में क्या है? G1 है, G2 है, और ये चलता ही जा रहा है। ये सारे जो फंक्शनल्स हैं, इसकी डोमेन क्या है? V स्टैटिक है और आउटपुट में K है। तो इसका मतलब है कि G1 एक फंक्शन है, फंक्शन होने के साथ साथ वो एक दूसरे फंक्शन पे अप्लाई होगा और आंसर में फिर कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो ये एग्जांपल है ना, ये देखें। अब आप ये देखें कि हो क्या रहा है। कह रहा है V एक फंक्शन है, V किसका एलिमेंट है? V डबल स्टैटिक का। तो V डबल स्टैटिक का एलिमेंट 5 पे अप्लाई हो रहा है। 5 किसका एलिमेंट है? V स्टैटिक का। देखे ना कि ये जो V डबल स्टैटिक के एलिमेंट है उनकी डोमेन में V स्टैटिक है। इसका मतलब है कि V कैप जिस पे अप्लाई होगा वो V स्टैटिक का एलिमेंट होगा। तो V कैप 5 पे अप्लाई हो रहा है तो आंसर 5 ऑफ V आ रहा है। मतलब आप कैप खत्म कर रहे हैं फंक्शन में से, उसी फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर आपको मिल रहा है। जस्ट ये उसकी उसने नोटेशन इसकी V रखी हुई है। कहने का ये मकसद है, अगर आपको मैं सिंपल वर्डिंग में बताऊं, उसने सिर्फ नोटेशन के लिए उसने क्या कहा हुआ है कि V कैप ऑफ 5 को ना 5 ऑफ V कहा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हैं ना, G इज ए फंक्शन which we are gonna apply on F। G of F is equal to F of V। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे V है तो यहाँ पे भी V ही आए, ऐसा नहीं है। तो फंक्शन की जाहिर है वैल्यू तो होती है। तो इसलिए G, अब G किसका एलिमेंट है ये आपको पता होना चाहिए। G एलिमेंट है V डबल स्टैटिक का। F किसका एलिमेंट है? F एलिमेंट है V स्टैटिक का। तो V स्टैटिक की वैसे आउटपुट थी K, तो जाहिर है कि F की आउटपुट K है, तो इसका मतलब है
कि एफ जो था वो बजाते खुद एक वी स्टैरिक से एफ के तक फंक्शन था ना, तो एफ की इनपुट जो सॉरी ये वी तक था, वी स्टैरिक नहीं था, ये इसको खत्म कर लेते हैं ना, वी से के तक था ना, तो एफ की डोमेन में वी का एलिमेंट है ना, जैसे एफ ऑफ वी है तो एफ ऑफ वी बिलोंग करेगा के में से, तो असल में ये जो है ये के में पड़ा हुआ है, ठीक है। आउटपुट के बाद जैसे ये यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है, तो आंसर हमारा के में जाएगा। इसकी उसने इसकी भी दो प्रॉपर्टीज बताई हुई है, इसको एक प्रॉपर्टी उसने बना दिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को एक ही प्रॉपर्टी में चेंज कर दिया हुआ है उसने। तो ए फाई वी कैप अप्लाई हो रहा है ए फाई प्लस बी सिग्मा पे, तो वो इसमें चेंज हो गया ए फाई प्लस बी सिग्मा वी। अब ए फाई प्लस बी सिग्मा वी को अगर देखें तो ये आपके पास आ जाता है, जैसे ये था फाइव प्लस सिग्मा वी, ये थी डेफिनेशन जो पहले आपने सबसे पहले पढ़ी थी डुअल स्पेस की। तो ए प्लस सिग्मा वी लैदा लैदा हो जाता है ना, सॉरी फाइव प्लस सिग्मा वी, तो फाइव वी प्लस सिग्मा वी लैदा लैदा हो जाता है, सेपरेट सेपरेट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है ना ये अब ये भी सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। पहले नंबर पे ए फाइव वी हो जाएगा और बी सिग्मा वी हो जाएगा, फिर ए लैदा हो जाएगा फाइव वी रह जाएगा, और बी लैदा हो जाएगा सिग्मा वी रह जाएगा। अब ए को वैसे ही रहने देना, फाइव वी को प्रीवियस नोटेशन में ले जाएं तो वो वी कैप फाइव होगा, और सिग्मा वी को ले जाएं प्रीवियस नोटेशन में तो वी कैप सिग्मा होगा, ठीक है। तो इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए और पता होना चाहिए कि वी डबल स्टेरिक क्या होगा, ठीक है। वी डबल स्टेरिक वी की डुअल स्पेस होगी। अब जो थ्योरम 11.4 है ये हमें क्या बताना चाह रहा है, थ्योरम 11.4 हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर वी की डायमेंशन फाइनाइट है तो वी और वी कैप एक आइसोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है, वी का और वी डबल, मतलब वी और वी डबल स्टैटिक का आइसोमॉर्फिक रिलेशन कब बन सकता है, वी और वी डबल स्टैटिक का आइसोमॉर्फिक रिलेशन तब बन सकता है जब वी की डायमेंशन फाइनाइट होगी, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म वही होता है, वन टू वन होता है और ऑन टू होता है, वन टू वन ऑन टू बाइजेक्टिव हो गया, और साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जब देखें आइसोमॉर्फिज्म का जिक्र आता है ना, तो जो एग्जामिनर होता है उसके ज़हन में यही होता है कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देख रहा होता है। तो जितने वी में एलिमेंट्स होंगे, अगर इसकी डायमेंशन n होगी तो वी डबल स्टैटिक की डायमेंशन भी n होगी, ठीक है। असल में आइसोमॉर्फिज्म का यही मतलब है कि डोमेन और रेंज के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, वन टू वन कोरेस्पोंडेंस उसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये सवाल आपको आ सकता है ना, वी की डायमेंशन n हो तो वी स्टैटिक की डायमेंशन कितनी होगी, ये तो आपने पहले पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये भी n होगी। अब आप बताएं डायमेंशन ऑफ वी डबल स्टैटिक कितनी होगी, ये भी n होगी, तो ये तीनों की डायमेंशन सेम होती है, ठीक है। ये छोटी छोटी आगे डेफिनेशन है, ये ना भी करे तो खैर है, बस यही बातें बतानी थी कि डुअल स्पेस क्या होती है। इसी तरह ना आपने एक चीज अपने रजिस्टर पे नोट करनी है, वो ये है कि जो लीनियर फंक्शनल्स है ना, लीनियर फंक्शनल्स, ठीक है, डुअल स्पेसिस, लीनियर फंक्शनल्स और डुअल स्पेसिस इन
ठीक है, कहाँ पे? नॉर्म्स में, ठीक है, मतलब फंक्शनल एनालिसिस में। ये कोर्स आप सबको पता होगा। वहां पे जाके ना हम इसकी बड़ी डिटेल देखेंगे। और वहां पे फंक्शनल एनालिसिस के कोर्स में जो डुअल स्पेसिस है ना, उसमें ये होता है कि एक स्पेस है जी, उसकी डुअल स्पेस क्या है। बल्कि आप ऐसा करें कि आप आज के टॉपिक में ही ना कोई दो चार मल्टीपल चॉइसेस आपको मैं मजीद बताता हूँ, आप अपने ज़हन में रखें। मैं अभी बुक ओपन कर रहा हूँ, ये बुक भी मैं सेंड कर दूंगा आपको। आज के टॉपिक में ये चीज शामिल करें ना, डुअल वाला, ताकि हम बाद में हमें इंतजार ना करना पड़े इसका। इंट्रोडक्टरी फंक्शनल एनालिसिस, इसको आज के टॉपिक में ही शामिल करते हैं। ये इंट्रोडक्टरी फंक्शनल एनालिसिस है बाय क्रेजी। ये बहुत अच्छी बुक है फंक्शनल एनालिसिस के पेपर। ये जो पीपीएससी में फंक्शनल एनालिसिस के मल्टीपल चॉइसेस वगैरह आते हैं ना, वो यहाँ से ही आपके पास आते हैं। तो इस बुक में लीनियर फंक्शनल्स वाला जो टॉपिक है ना, वो चैप्टर नंबर 2 में आ जाता है। चैप्टर नंबर 2, ठीक है। नॉर्म स्पेसिस, बनाफ स्पेसिस, अभी इनकी डेफिनेशन हमने नहीं पढ़ी। बस वैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि ये चैप्टर 2 में जो है ना, ये लीनियर फंक्शनल्स आ जाते हैं पेज 103 पे। तो ये हम आ गए ना पेज 103 पे। तो देखें ना, आपने अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़ा है वो क्या था? वही था। अब यहाँ पे वो कह रहा है फंक्शनल इज एन ऑपरेटर हुज रेंज लाइज ऑन द रियल लाइन आर और इन अ कम्प्लेक्स प्लेन सी। असल में आर और सी जो है ना, ये दोनों क्या होती हैं? आर और सी दोनों जो है ना, पॉपुलर किस्म की फील्ड्स हैं। any fun- any function and functional analysis was initially the analysis of functional। कह रहा है शुरू शुरू में इसको फंक्शनल्स की ही एनालिसिस कहते थे। The latter appears so frequently that special notations are used। तो स्पेशल नोटेशंस भी कह रहा है कि बाद में यूज की गई। We denote functionals by lower case letters। कह रहा है कि फंक्शनल्स को हम लोअर केस लेटर से यूज डिनोट करते हैं, FGH। जैसे ये एक फंक्शनल है तो इसको वो F से डिनोट कर रहा है। यहाँ पे उसने लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन जो है ना, वो डिफरेंट लिखी हुई है। वो कह रहा है कि डोमेन ऑफ एफ। अब देखें फंक्शनल एनालिसिस के कोर्स में यहाँ पे जो है ना, वो कह रहा है डोमेन में जो आप पुट कर सकते हैं ना, डोमेन किसी फंक्शन की जैसे डोमेन होती है। वो कह रहा है जो उस फंक्शन की, जैसे आपको मैं एक फंक्शन देता हूँ, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। ये मैं आर से आर तक ले लूँ। अब आप मुझे बताएं एक्स स्क्वायर की डोमेन क्या होगी? एक्स स्क्वायर की डोमेन, डोमेन रेंज पे भी एक हम रखेंगे क्लास। फिलहाल जिनको पता है ना इसकी डोमेन क्या होगी, वो यही होती है -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। एक्स स्क्वायर की डोमेन होती है, तो ये रियल नंबर्स ही होते हैं आपके पास। तो डोमेन ऑफ एफ लिखने का उसका यही मतलब है कि जो आप उसमें पुट कर सकते हैं ना, जो भी, वो उसकी डोमेन है और आउटपुट में फील्ड है। अब फील्ड रियल भी हो सकती है, कम्प्लेक्स भी हो सकती है। वेयर के इज आर, ये रियल नंबर है, ठीक है, या के जो है वो सी है। इसको वैसे अच्छा, ये बाउंड्रीज को छोड़ें। जो थ्योरम जो आपको मल्टीपल चॉइसेस में बता रहा हूँ, वो आ जाते हैं।
अब जरा म्यूट कर दे। ये तो आपने पढ़ा था ना अभी कि डुअल स्पेस की डिमेंशन भी वही होगी, जो एक्स की डिमेंशन है वही एक्स स्टेरिक, मतलब जो वी की डिमेंशन है वो वी स्टेरिक की डिमेंशन होती है। ये तो आपने अभी पढ़ा था, ठीक है। ये ये देखें, ये पेज 121 पे कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइसेस आपको मिल जाएंगे। वो ये है कि आर एन की डुअल स्पेस क्या होगी। ठीक है, आप आर एन को वेक्टर स्पेस की फॉर्म में देखें, चाहे आप इसको फंक्शनल एनालिसिस में देखें, आर एन बजाते हुए भी एक वेक्टर स्पेस होती है, ठीक है। तो इसकी जो डुअल स्पेस है ना वो यही इसी के इक्वल होती है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। जब इसकी डुअल इसी के इक्वल है तो इसकी दोबारा डुअल बनाए जरा आर एन की, वो दोबारा क्या बन जाएगी, आर एन बन जाएगी। मतलब इसकी सेकंड डुअल भी वही होती है, आर एन की डुअल एंड सेकंड डुअल सेम होती है। ये पहला आपके पास मल्टीपल चॉइस बन गया। उसके बाद आगे L1 स्पेस, L1 स्पेस के बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया, ठीक है। ये मैं आपको बड़ी डिटेल से बताऊंगा। बहरहाल वैसे आप इसको नोट कर लें, ठीक है, कि L1 की जो डुअल स्पेस होती है वो L इंफिनिटी होती है। अभी मैंने आपको इनकी डेफिनेशन वगैरह नहीं बताई, जब हम इसमें आएंगे ना फिर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आप इसको वैसे ही नोट कर लें कि L1 की जो डुअल होती है ना वो L इंफिनिटी होती है। इसी तरह अब एल पी की जो डुअल होती है वो एल क्यू। अच्छा, पी और क्यू का ये रिलेशन होता है कि पी जो होता है ना, पी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, एंड क्यू इज ग्रेटर देन 1। पी और क्यू 1 से बड़े ऐसे नंबर होते हैं, मतलब अगर आप 1/p करें प्लस 1/q करें तो आंसर 1 आए। तो जो जो नंबर इसको सेटिस्फाई, वैसे अगर पी और क्यू की वैल्यू 2 हो तो ये 1/2 प्लस 1/2 1 बन जाता है, ठीक है, मेरा ख्याल है। हाँ, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि पी और क्यू दोनों 2 ही हो तो इसका आंसर आए। क्या आप मेरी बात से सेटिस्फाइड है? मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, पी को 2 पुट किया, क्यू को 2 पुट किया तो 1 बन गया, ये तो हमें पता है। मेरा ये कहना है कि 2 और 2 के अलावा भी इसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। जी बताएं, करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। ठीक है, आपने आपने एक काम करना है, पी और जैसे ये पी है ना, तो यहाँ पे 3 यूज करें जरा, लेकिन क्यू कोई इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर आना जरूरी है, कोई कंडीशन नहीं है इंटीजर की, कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है, रियल नंबर आ सकता है 1 से बड़ा। तो जब आप पी को 3 रखेंगे तो यह आ जाएगा 1/3 प्लस 1/q इज इक्वल टू 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू नहीं आ जाएगी, 1/q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, 1/q इज इक्वल टू
2/3 एंड Q इज इक्वल टू 3/2। कहने का ये मकसद है कि ये एक ऐसा सोल्यूशन है जहाँ पे P और Q सेम होते हैं, अदरवाइज कभी भी P और Q सेम नहीं होंगे जबकि 1/P प्लस 1/Q का आंसर 1 आए। इनको कहते हैं कॉन्जुगेट कहते हैं आपस में इनको, ठीक है, ये कॉन्जुगेट्स होते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ इनका क्या नाम होता है। 138 इसका ना चैप्टर 1 में उन्होंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी हुई है P और Q के बारे में, वो हम देख लेते हैं। ये कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स कहते हैं इनको, ठीक है। ये P ग्रेटर देन 1 है और ये कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स होते हैं P और Q ना आपस में, इनके नाम है कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स। 1/P प्लस 1/Q इज इक्वल टू 1। ये पेज नंबर 12 पे थोड़ा सा ये कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम थे यहाँ पे 13 123 पेज। हाँ 123। वन 123 पे 132 पे नहीं थे, 133 शायद 34। तो ये तो जो कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स होते हैं ना, LP की जो डुअल होती है वो LQ होती है और LQ की दोबारा से जो डुअल है वो LP है, ठीक है। LP की सेकंड डुअल LP ही होगी दोबारा से, ठीक है। तो ये टोटल 3 हो गए। मजीद देखते हैं, लोगों ने प्रूव भी किए होंगे इसके, काफी लोगों ने इसको प्रूव किया होगा, ठीक है। जैसे अब इसकी एक्सरसाइज में भी इसने ना एक ये C0 स्पेस भी लिखी हुई है। इन स्पेसिस के ऊपर मैं ना एक आपके लिए सेशन बनाऊंगा, इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो आपको जो है ना काफी अच्छा लगेगा जब आपके सामने सारी स्पेसिस आ जाएंगी और उनमें डिफरेंस भी आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सी बातें आ जाती हैं। तो अभी तक जो हमने किया वो यही पढ़ा है, सेकेंड डुअल स्पेस और कुछ 2-4 इसके मल्टीपल चॉइसेस पढ़े हैं हमने, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइसेस। तो अभी मैं चाह रहा था कि मैं ना एक नया कोर्स स्टार्ट करूं टोपोलॉजी का, ठीक है। तो कौन कौन ये चाहता है मैं जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूं ताकि आपसे मैं जरा मशवरा ले लूं।